हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम CUET UG टेस्ट 2023 जोग्राफी यानी हम कह सकते हैं जो सेक्शन सेकंड है उस सेकंड सेक्शन के अंतर्गत हम जियोग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट को आज देखने का प्रयास करेंगे। यानी हम कह सकते हैं 8 डोमेन के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। जो सेक्शन सेकंड जिसको बोलते हैं 8 डोमेन, जिसमें भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास विषय आता है, उसी में हम एक भूगोल का अध्ययन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। और 100% इससे ऊपर के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं जो विषय का हम अध्ययन आपको करा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि 50 प्रश्न आएंगे और आपको 40 प्रश्न करने हैं और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। हालांकि मैं बता चुका हूं सभी डोमेन में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जियोग्राफी शब्द के जनक हैं। देखिएगा, जियोग्राफी के जनक और जियोग्राफी शब्द के जनक, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दिया हूँ, शब्द के जनक। यानी जियोग्राफी शब्द को सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था? तो आपकी बात आती है उत्तर, सही उत्तर के इरेटोस्थेनीज ने जियोग्राफी शब्द को दिया था। यानी भूगोल शब्द को देने का जो बात आती है तो इसको इरेटोस्थेनीज। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा पे चलते हैं। भूगोल के पिता जिसको फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं, तो भूगोल के पिता फादर ऑफ जियोग्राफी हैं हिकेटियस हैं, क्योंकि भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन और सभी विचारकों को स्थान देते हुए ये भूगोल का अध्ययन किए थे, इसलिए इनको भूगोल के पिता फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँच सके। आज नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानव भूगोल के पिता फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, हम ह्यूमन ज्योग्राफी का ही जो 12th क्लास के जो सिलेबस हैं वही CUET के 8 डोमेन के अंतर्गत ज्योग्राफी का सिलेबस है। यानी जो भी सब्जेक्ट है वो 12th क्लास के सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल हम पढ़ते हैं तो मानव भूगोल के पिता कौन है? फादर जियोग्राफी। तो इसके पिता है फ्रेडरिक रेटजल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजल। नेक्स्ट प्रश्न चौथे नंबर पे चलते हैं कि जो प्रमुख विचारधाराओं की जब बात आती है, नियतिवाद, निश्चयवाद, वातावरणवाद या डिटर्मिनिज्म के जनक है। ये सब एक ही है। नियतिवाद पूछते या निश्चयवाद या वातावरण या डिटर्मिनिज्म के जनक कौन है? तो इसमें आपको कहीं थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए, फ्रेडरिक रेटजल हैं, क्योंकि मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजल हैं। और नियतिवाद में प्रकृति की प्रधानता की बात की गई है। यानी हम कह सकते हैं जो मनुष्य है वो प्रकृति का क्या है? दास है, और प्रकृति मनुष्य क्या क्या है? स्वामी है। इस तरह की बात इसमें की गई है। यानी इसमें प्रकृति की प्रधानता, यानी प्रधान कौन है? प्रकृति है और गौण कौन है? मनुष्य है। तो फ्रेडरिक रेटजल ने नियतिवाद, निश्चयवाद, वातावरण के जनक कहे जाते हैं और मानव भूगोल के भी जनक फ्रेडरिक रेटजल ही कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां चलते हैं कि संभववाद पोजिटिविज्म के जनक हैं। संभववाद के जनक हैं तो पाल विडाल डिला ब्लास हैं। पाल डिला ब्लास हैं। इसमें जो मनुष्य की प्रधानता है, यानी मनुष्य क्या है? प्रधान है, और जो प्रकृति क्या है? वो गौण है। इसमें बताया गया है कि जो है प्रकृति मनुष्य का दास है और मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। जब जहाँ पे मनुष्यवाद की बात आती है, यानी प्रकृति की जो संभावनाएं हैं वो मनुष्य में है। मनुष्य प्रकृति का विदोहन करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए यहाँ पे मनुष्य की प्रधानता की बात की जाती है, प्रकृति की प्रधानता की बात नहीं की जाती। इसलिए हम कह सकते हैं इसमें मनुष्य प्रधान है और प्रकृति क्या है? गौण है। मनुष्य स्वामी है और प्रकृति दास है। तो ऐसे में पाल विडाल डिला ब्लास संभववाद के जनक हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हम इसके बाद देखते हैं
कि नवनिश्चयवाद, रुको अथवा जाओ, न्यू डिटर्मिनिज्म के जनक हैं नवनिश्चयवाद। देखिए नवनिश्चयवाद के जनक कौन है? रुको अथवा जाओ, ये अक्सर यही पूछता है, रुको और जाओ, न्यू डिटर्मिनिज्म के जनक कौन है? तो सभी के जो ग्रिफिथ टेलर हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ग्रिफिथ टेलर, तो ग्रिफिथ टेलर हैं। और नेक्स्ट देखते हैं संभववाद शब्द के जनक। यही देखिए बात आती है, यही हम फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल बातें पूछ दी है। जिस तरह से जियोग्राफी शब्द के जनक इरेटोस्थेनीज हैं, उसी तरह संभववाद शब्द के जनक कौन से हैं? तो आइए यहाँ पे देखते हैं लुसियन फेवरे। लुसियन फेवरे ये भी कहाँ के थे, रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। और लुसियन फेवरे ने संभववाद शब्द को देने का, यानी हम कह सकते हैं संभववाद शब्द के जनक लुसियन फेवरे हैं और संभववाद के जनक पाल विडाल डी ब्लास हैं। तो आइए इतनी जो छोटी छोटी बातों को हम बताने का प्रयास करते हैं, जो अगर आप मेरे वीडियो के साथ आप बने रहते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको इस ज्योग्राफी पेपर में आप समझिए कि 40 में 40 करके आएंगे, एक भी मिस्टेक नहीं हो सकता, बस लेकिन मेरे साथ आप बने रहें तब। नेक्स्ट है जेस पीरियड, अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना की थी। पृथ्वी की वर्णन नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो आप बात है हिकेटियस, और इसी के रूप में मानव भूगोल के जनक के रूप में भी उनको जाना जाता है। पृथ्वी के वर्णन यानी पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो हिकेटियस ने लिखा था। नेक्स्ट हम 9वें नंबर पे चलते हैं कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना किसने की थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो फ्रेडरिक रेटजल ने किया था। एंथ्रोपोजियोग्राफी की पुस्तक की रचना किसने लिखा था? फ्रेडरिक रेटजल ने किया था। और यही इन्हीं को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, नियतिवाद के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट 10वें नंबर चलते हैं, कुमारी एलन सैम्पल किसकी शिष्या थी? तो फ्रेडरिक रेटजल की शिष्या थी। किनकी शिष्या थी? फ्रेडरिक रेटजल की शिष्या थी। नेक्स्ट चलते हैं 11वें नंबर पे, फ्रेडरिक रेटजल किस देश के भूगोलवेत्ता थे? बात आती अक्सर, ये पूछ देता हूं, वहीं हम फंस जाते हैं। तो फ्रेडरिक रेटजल जो है यह जर्मनी की भूगोलवेत्ता थे, सॉरी उसमें मैं अमेरिका बोल दिया था, ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। फ्रेडरिक जो रेटजल है वो जर्मनी के भूगोलवेत्ता है। नेक्स्ट चलते हैं कि पाल विडाल डी ब्लास किस देश के भूगोलवेत्ता थे? तो ये आपके फ्रांस के हैं। पाल विडाल डी ब्लास कहाँ के रहने वाले हैं? ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ग्रिफिथ टेलर किस देश के भूगोलवेत्ता थे? ग्रिफिथ टेलर ये हैं अमेरिका के, ये हैं अमेरिका के। जो टेलर महोदय हैं वो अमेरिका के, बहुत अच्छा सिलाई करते हैं दोनों विचारवाद का। नेक्स्ट देखते हैं मानव प्रकृति का दास है किस विचारधारा से संबंधित है? जो मानव प्रकृति का दास है, यानी इसमें क्या किया गया? प्रकृति को सर्वोच्च बनाया गया है और मानव को सेकेंडरी ऑप्शन बनाया गया है। मानव प्रकृति का दास है, यानी मानव यानी प्रकृति को सर्वोच्च और मानव को दास बनाया गया। तो स्वाभाविक है नियतिवाद, निश्चयवाद, ये है जो प्रथम विचारधारा जो दिया गया था वही है, मानव प्रकृति का दास है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 15वें नंबर पे चलते हैं कि प्रकृति मानव का दास है किस विचारधारा का जन्म है? यानी जो प्रकृति जो है वो किसका दास है? मानव का दास है, यानी प्रकृति प्रधान हो गई। तो जब प्रकृति प्रधान हो गई तो संभववाद की बात आती है, क्योंकि प्रकृति का दोहन विदोहन कौन करता है? यह करता है मानव करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं यह संभववाद की बात है। नेक्स्ट, रुको और जाओ किस विचारधारा से संबंधित है? रुको और जाओ किस विचारधारा से संबंधित है? तो नवनिश्चयवाद की विचारधारा से संबंधित। मैंने भी घुमा फिरा करके प्रश्न बनाया है जिससे आपको कहीं से कहीं कोई भी दिक्कत न हो। और बने रहिए मेरे साथ, और अभी भी सब्सक्राइब न किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद कीजिए। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसकी विचारधारा है? तो कुमारी एलन सैम्पल की विचारधारा है। कुमारी एलन सैम्पल की विचारधारा है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच
संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किनका विचारधारा है भाई, ये किनका विचारधारा है? तो हम देखेंगे कि इसमें जो विचारधारा है फ्रेडरिक रेटजल की है, फ्रेडरिक रेटजल की ये विचारधारा है। प्रश्न नंबर 19 चलते हैं। भूगोल को सर्वप्रथम किसने सामान्य और विशिष्ट, देखिए ये प्रश्न आता है और हम बहुत फंस जाते हैं, सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया है? तो वारेनियस है। वारेनियस ने सामान्य और विशिष्ट में क्या किया है? विभाजित किया है, वारेनियस। ये प्रश्न आता है, यानी सामान्य और विशिष्ट वर्ग में कौन विभाजित किया है? तो वेरेनियस है, वेरेनियस। नेक्स्ट चलते हैं 20वें नंबर पे। भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, कथन है। टालमी का नाम सुने होंगे आप, तो टालमी महोदय जी का एक बहुत ही सुंदर परिभाषा है कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग से देखता है, स्वर्ग में देखता है। तो ये टालमी का है, टालमी का ये है, आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर, भूगोल मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई है। भूगोल मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई है तो 1950 और 60 के दशक में यह भूगोल में मात्रात्मक क्रांति, यानी इसमें सांख्यिकी और आंकड़ों से संबंधित, मानचित्र से संबंधित, इसमें इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, इसलिए हम कह सकते हैं मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये उपागम के अंतर्गत आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ब्रिटेन का भूमि उपयोग हेतु किस भूगोलवेत्ता के नेतृत्व में भूमि का सर्वेक्षण किया गया? ब्रिटेन का भूमि उपयोग हेतु किस भूगोलवेत्ता के नेतृत्व में भूमि का सर्वेक्षण किया गया? तो है डडले स्टॉम्प के नेतृत्व में उसका ब्रिटेन की भूमि का निरीक्षण किया गया था। नेक्स्ट नंबर हम चलते हैं 23 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं, यात्रियों का विवरण भी सूचना का स्रोत है, प्राचीन मानचित्र भी सूचना का स्रोत है, और ये जो है ये चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, इस बार यूपी बोर्ड में पूछा था, ये 12th क्लास के यूपी बोर्ड में पूछा था, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यह है जो है हमारे भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो ये भी सही है, यानी ये ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल के भूविज्ञान शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन करना संभव नहीं है? भूगोल के भूविज्ञान शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन करना संभव नहीं है? तो जल स्रोतों को ज्ञात करना यह संभव नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 60.5%। आप ज्योग्राफी 12 क्लास का अगर पढ़ेंगे गंभीरता से तो सारे प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे, इसलिए इंटर अच्छे से पढ़िए। और CUET कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, जान लीजिए। आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं, बस बाकायदे आप इंटर को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। 26 नंबर पर चलते हैं। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? अरे भाई, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या सबसे कम पाया जाता है? तो नाम सुने होंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में न्यूनतम जनसंख्या पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय तो यूरोप है। अब पहला क्या है? एशिया महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप है। नेक्स्ट चलते हैं हम 28 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसे जनसंख्या वृद्धि के घटक में शामिल नहीं किया जाता है? अशोधित जन्म दर को भी शामिल किया जाता, अशोधित मृत्यु दर को भी शामिल किया जाता, प्रवास को भी शामिल किया जाता, इसलिए हम कह सकते हैं नगरीकरण को जनसंख्या वृद्धि के घटक में शामिल नहीं किया जाता। बहुत टेक्निकल प्रश्न है, ये जान लीजिए। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। पूर्वी एशियाई देशों में उच्च जनसंख्या घनत्व के होने का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है जो पूर्वी एशियाई देशों में
जनसंख्या है। यानी सब तो ठीक लगता है, लेकिन सब जो बेहतर आंसर है आदर्श जलवायु, क्योंकि उपजाऊ मृदा हो, तीव्र औद्योगिक विकास हो, अधिक प्रवास हो, लेकिन आदर्श जलवायु न हो तो मानव वहाँ रह नहीं सकता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि का जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है, आदर्श जलवायु के कारण पूर्वी एशिया में उच्च जनसंख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक की बात आती है तो अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या ज़्यादा है, यूरोप महाद्वीप में भी है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। वहाँ का जो वृद्धि दर है एशिया और यूरोप से ज़्यादा है। नेक्स्ट, ये भी प्रश्न आया था, जान लीजिए यूपी बोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिणी पूर्वी एशिया भाई, यही दक्षिणी पूर्वी एशिया। अटकामा भी विरल है, भूमध्य रेखी भी विरल है, ध्रुवीय प्रदेश भी है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया ये विरल वाला नहीं है, सघन वाला है। यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए पूछ रहा है विरल वाला नहीं। तो विरल वाला ये भी है, विरल वाला ये भी है, विरल वाला ये है, यह पूछ रहा नहीं है, तो ये हम कह सकते दक्षिणी पूर्वी एशिया नहीं है। 32 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकारक नहीं है? देखिए मिस्टेक होगा, एक प्रतिकारक नहीं है, तो ये यहाँ पे जा सकते हैं चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, यानी मतलब वहाँ पे कौन से कारक नहीं है जो प्रतिकर्ष कारक के होते हैं? चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, ये जो है प्रतिकारक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 33 पे, वर्तमान समय में पूरे विश्व की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि रिकॉर्ड किया गया है, यानी क्या है? तो 1.18 भी कहीं मिलेगा आपको, 1.14 भी आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में 1.14 है और अन्य जगहों में अध्ययन किया तो 1.18 है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया है। अपने थोड़ा सा विचार को ध्यान में रखते हुए अगर इसमें दोनों पूछता है तो आप अपने को समझ लीजिएगा, लेकिन एनसीईआरटी ने 1.4 दिया है, इसलिए हम ज़्यादा से 1.4 को मान सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर पे, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था को जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, दूसरी अवस्था को, क्योंकि ये जनसंख्या वृद्धि जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, जिसको नोटेस्टीन थॉम्सन और नोटेस्टीन ने दिया था, तो ये यहाँ पे इस तरह से बनाया जाता है, ये प्रथम होता है और ये द्वितीय होता है और ये तृतीय होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह की स्थितियाँ पाई जाती है और या करके मिल जाता है और तीसरे में कम हो जाता है। ये दूसरी वाली अवस्था में ये बड़ा चौड़ा भाग होता है, समझिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं दूसरी अवस्था। ये प्रथम मृत्यु और जन्म दर दोनों बराबर होता है, इसलिए पैरेलल चलता है और यहाँ इस तरह से यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, निम्न होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में द्वितीय अवस्था ये सही ऑप्शन सही है। नंबर 35 नंबर पे चलते हैं कि किस विद्वान का मानना था कि महामारी, प्राकृतिक आपदा एवं अकाल तथा युद्ध से जनसंख्या नियंत्रित होती है? तो माल्थस एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने बताया कि जो जनसंख्या है वो गणितीय अनुपात में बढ़ती है, जनसंख्या है जो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, यानी ज्यामितीय अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन खाद्यान्न सामग्री 1, 2, 3 गणितीय अनुपात में बढ़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा, महामारी के वजह से भी जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोफेसर माल्थस का कथन है। चक्रीय जनसंख्या के चक्रीय सिद्धांत को इन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। कई बार मैं प्रश्न को घुमा फिरा करके बताने का प्रयास किया हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए और कोई भी प्रश्न आपसे छूट न जाए। तो किस अफ्रीकी देश में जन्म वृद्धि दर सबसे कम है? जन्म वृद्धि दर सबसे कम है, तो यहाँ पे हम पास सोमालिया जो है, सोमालिया अफ्रीका देश में जो जन्म वृद्धि दर है सबसे अधिक है। जन्म वृद्धि दर जो है सबसे अधिक है, जन्म लेने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है सोमालिया अक्सर देखते होंगे, सोमालिया के लुटेरे वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं इतिहासों में। नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्नलिखित में से
किस देश का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? किस देश का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो ये बांग्लादेश है, जो कम क्षेत्रफल पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत की बात आती है कि भारत की जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक कहाँ है? तो बिहार की बात करते हैं। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। तो बिहार, भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो बिहार के, अगर इस तरह से इसमें ऑप्शन अगर आपकी बात आता है तो बांग्लादेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं कि मानव जनसंख्या को प्रारंभ में 1 करोड़ होने में कुल कितने वर्ष लगे थे? 1 करोड़ होने में तो 10 लाख वर्ष से अधिक समय लग गया था। 10 लाख वर्ष से अधिक समय लग गया था 1 करोड़ होने में। अब तो बहुत कम समय में 1 करोड़ जनसंख्या। नेक्स्ट 40 नंबर चलते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन चक्र को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन चक्र को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाएगा, अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो 100% ये प्रश्न आप गलत करके आएंगे। तो परिवर्तन चक्र को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। अगर आप परिवर्तन सिद्धांत बोल दें तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 पे। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉमसन एवं नोटेस्टीन ने किया था। थॉमसन एवं नोटेस्टीन ने किया था जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन। ये भी बहुत गहराई से पूछा जा सकता है और आप नहीं बता पाएंगे। विश्व के अधिकांश विकासशील देश जनसंख्या संक्रमण की किस अवस्था में है? तो विश्व की जो विकासशील देश है, थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं उनकी सुधरी हुई है, तो द्वितीय अवस्था में है। किस अवस्था में है? द्वितीय अवस्था में। और अच्छे अगर आप विकसित राष्ट्र में चले जाएंगे तो तीसरी अवस्था में आप चले जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 43 पे। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? कौन सी विशेषताएं पाई जाती है संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत? तो ऑप्शन सी सही है, जन्म दर एवं मृत्यु दर स्थिर हो जाती है। संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? जन्म दर एवं मृत्यु दर स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 44 पे। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के द्वितीय अवस्था में, यानी द्वितीय अवस्था में जो द्वितीय अवस्था ये वाली जो अवस्था होती है, इसमें क्या होता है? उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति पाई जाती है। मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूँ। ये है आपका जन्म दर, ऊपर वाला है मृत्यु दर। तो ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो मृत्यु दर की संख्या कम होती है, जन्म दर की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। इसीलिए उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की स्थिति पाई जाती है। तो बेर भाई जनसंख्या ज़्यादा हुई, जन्मे वाला संख्या ज़्यादा, मरे वाला संख्या कम, तो देश में जनसंख्या ज़्यादा होगा। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे उस वर्ष के विशेष के मध्य में गुणे 1000 का सूत्र है। भाई देखिए, हम इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, एक लाइन में लिख दिए, किसी विशेष वर्ष में जीवित जन्मे बच्चे बटे उस वर्ष विशेष के मध्य में जनसंख्या गुणे 1000 का सूत्र है। किसका है? अशोधित जन्म दर का ये सूत्र है। किसका है? अशोधित जन्म दर का ये सूत्र है। आप नोट बनाएंगे तभी समझ में आएगा। किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष विशेष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000, ये किसका सूत्र प्रदर्शित करता है? तो अशोधित ये मृत्यु दर, यानी हम कह सकते हैं क्राउड डेथ रेट था और क्राउड बर्थ रेट था। नेक्स्ट चलते हैं कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल किसका सूत्र है? तो आप जान सकते हैं जनसंख्या घनत्व का ये सूत्र है कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल जनसंख्या घनत्व का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है? किस देश में अधिक जनसंख्या है? तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट चलते हैं, किस जलवायु प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करती है?
किस जलवायु प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास कर सकती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर, सघन जनसंख्या वाला कोबे ओसाका औद्योगिकृत किस देश में स्थित है? तो कोबे ओसाका का आप नाम सुने होंगे, ये जापान में है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए और लगातार मैं CUET को कवर कर रहा हूं और आप पढ़ते रहिए। आप मेरे सब्सक्राइबर और व्यू पे मत जाइए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैं बनाता हूं जो समझिए आम जो यूट्यूबर हैं उनसे मेरा अलग होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।